हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप लोग तेज़ी से लाइव जुड़ते जाएं मुझसे और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आप लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही हो तो एक बार कंफर्म कर दें, यस लिख करके कंफर्म कर दें कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही हो तो एक बार यस लिख करके कंफर्म कर दें। तेज़ी से जुड़ते जाएं आप लोग मुझसे। क्लास को शेयर भी कर दें, जो फ्रेंड्स आपके देखते हों क्लास उनको भी पता चल जाए और वो लोग भी जुड़ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आज आप लोगों को बलबनी और खिलजी डायनेस्टी पढ़ाऊंगा मैं। आप लोग बलबनी और खिलजी वंश पढ़ेंगे तो आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो एक बार क्लियर कर दें। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से स्टार्टिंग में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने भारत के कुछ क्षेत्र पर कंट्रोल किया और एक बड़े क्षेत्र को लूटा। फिर किस तरह से महमूद गजनवी भारत को आकर के कई बार लूटा और बाद में कुछ ऐसे मुस्लिम आक्रमणकारी हुए जिनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और उनको लगा कि क्यों ना हम भारत को ही गुलाम बना लें और उन्होंने भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। उसमें से जो पहला ऐसा व्यक्ति भारत पर कंट्रोल करके भारत में मुस्लिम शासन शुरू कर पाया वो मोहम्मद गोरी था। और उसके बाद मैंने बताया कि जब भारत पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया तो उसके बाद जो है ये अपने साम्राज्य को अपना सल्तनत कहते थे। तो हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल में सबसे पहले शासन करने वाला मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबी वंश। और उसके बाद ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश उसके बच्चों के बारे में हम लोगों ने शमसी वंश में पढ़ा। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बलबनी वंश है, ये बलबन का वंश है और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। जो बलबन है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। एक बार जब इल्तुतमिश शासक हुआ करता था उस समय उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया था और ग्वालियर से बलबन को गुलाम के रूप में प्राप्त किया था। अब बलबन शासन करने चल रहा है और बलबन का शासन कैसा होगा ये मैं आप लोगों को समझाने चल रहा हूं। मेरी क्लास में आप लोगों को 2-3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। जब भी मैं आपको समझाऊं मेंटली प्रेजेंट रहा करिए। दूसरा ये कि जब मैं समझाऊं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते रहिएगा। जो कुछ मैं समझा रहा हूं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर प्रकार से आपको समझना है। ये जो बलबनी वंश है ये 1265 ईस्वी से लेकर के, ये क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1265 से लेकर के 1290 तक था। 1265 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। और इस वंश का जो संस्थापक है, इस वंश का जो संस्थापक है तो संस्थापक का नाम हुआ करता था बलबन, जिसका जो शासनकाल है वो इसका शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी तक है। तो बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? बलबन था। अब तक सारे लोग तो नहीं पर ज्यादातर लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। चलिए मैं आप लोगों को समझाना शुरू कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। एक बार समझ जाइए, फिर जो कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों के डाउट लूंगा मैं, बट समझाने के बाद। तो देखिए बलबन शासक बन गया, लेकिन बलबन जब शासक बना तो उसके सामने कई सारे चैलेंज थे। और वो चैलेंज क्या थे उसको ध्यानपूर्वक समझिए आप। सबसे पहली बात, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारे लोग विदेशी थे उस समय पर और ऐसे में भारत की जनता इनको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही वो भारत के शासक जो भारत पर शासन करते चले आ रहे थे अब तक, उन भारतीय शासकों की सेना, ये सारे लोग इन विदेशी शासकों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, बलबन के सामने सिर्फ भारतीय जनता या भारत के लोगों द्वारा जो क्रिएट किया गया था चैलेंज वही नहीं था, कुछ और भी चैलेंज इसके सामने है। देखिए मोहम्मद गोरी जब मरा तो कोई विकल्प नहीं था भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंट्रोल किया, कोई समस्या नहीं हुई उसको। भारत के जो हिंदू लोग थे उस समय पर वो तो सपोर्ट नहीं करेंगे,
बट जो उसके अपने मुस्लिम लोग थे वो तो सपोर्ट करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका एक बच्चा जो कुछ समय तक शासक था, वो नाकारा टाइप का था, वो भी मर गया। तो उसके बाद जो शासक बना वो भी उस समय के लोगों की इच्छा से बना था, जो मुस्लिम अधिकारी थे उनकी इच्छा से बना था। उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश उसके बच्चों को भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं इस समय पर मुस्लिम आक्रमणकारियों, अधिकारियों और उस समय की मुस्लिम जनता की बात कर रहा हूं। लेकिन जब बलबन शासक बना तो बलबन ने अपने ही सुल्तान की हत्या की थी। तो बलबन को हिंदू जो लोग थे वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अभी, लेकिन जो वहां के उस समय के मुस्लिम लोग थे वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात को समझिएगा मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो बलबन जो है उसके सामने कई तरह का विरोध आएगा। एक तो विरोध उस समय की मैं बात करूं तो जनता का विरोध होगा। एक जो विरोध होगा वो जनता का विरोध होगा। जो दूसरा विरोध है वो शासक लोगों का विद्रोह हो सकता है। शासक और यदि मैं बात करूं तो उस समय के बहुत सारे अधिकारी, इनका विरोध होगा, इनका। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, आप लंबे समय से देख रहे हैं भारत में कोई न कोई विदेशी आक्रमणकारी घुसता रहता है, आक्रमण करके लोगों को परेशान करता रहता है। ऐसे में तीसरा चैलेंज जो होगा वो विदेशी आक्रमणकारियों का होगा, यानी कि जो विदेशी आक्रमण है। और इन सारे चैलेंज का सामना बलबन कैसे करने वाला है, यही आप लोगों को मैं समझाने चल रहा हूं। बलबन करेगा क्या? यदि मैं उस समय की जनता की बात करूं तो आप देखिए बलबन ने किया ये। जैसे ही बलबन शासक बना, बलबन का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले बलबन के बारे में थोड़ा सा समझिए उसने किया क्या। वैसे थोड़ा सा बलबन का परिचय भी सुनते चलिए। बलबन के दो पुत्र थे, एक का नाम था शाहजादा मुहम्मद, एक का नाम हुआ करता था शाहजादा मुहम्मद, और दूसरे का नाम हुआ करता था शाहजादा बुगरा खान। अभी बहुत ज्यादा माइंड पर प्रेशर मत देना, ये सारी बातें अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो दूसरा शाहजादा बुगरा खान था, है ना। अब शाहजादा मुहम्मद के भी बच्चे थे, बुगरा खान के भी बच्चे थे, ये बातें छोड़िए, बस ये समझिए बलबन के दो बेटे थे। तो बलबन जो है जैसे ही शासक बना, ग्वालियर से इल्तुतमिश को ये मिला था, ये बातें मैंने, ये ग्वालियर से इल्तुतमिश ने इसे प्राप्त किया था, ये बात मैंने डिस्कस कर दी। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। देखिए बलबन ने किया ये कि जैसे ही शासक बना इसने लोगों को ये समझाया, इसका जो राजत्व सिद्धांत हुआ करता था, शासन करने का जो सिद्धांत है, इसने उस समय की जनता पर कंट्रोल बना के रखने के लिए जो कार्य किया है। देखिए इसकी एक पॉलिसी हुआ करती थी शासन करने की नीति, उसका नाम है नियामत ए खुदाई, अर्थात जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि है। बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये कह रहा है कि मैं धरती पर खुदा का प्रतिनिधि हूं, यानी मैं कुछ कहता हूं तो समझ लो कि खुदा की इच्छा है ये। और खुदा मेरे खिलाफ जाने का मतलब है कि खुदा की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं आप, और ऐसे में आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने लोगों को धमकी दी, ये एक पॉलिसी है इसकी, रक्त और लौह की नीति। कोई भी मेरे खिलाफ जाता है तो तलवार मार करके बस समझो खून निकाल दूंगा मैं। यह ऐसा व्यक्ति है जो मुस्लिम हुआ करते थे उस समय के, उनका सर सिर्फ खुदा के सामने झुकता था। आज के बाद इसने लोगों पर कंट्रोल बना के रखने के लिए एक नई प्रथा की शुरुआत की। इसे कहते हैं, आगे मैं आपसे और चर्चा करूंगा, इसे कहते हैं सिजदा और पैबोस व्यवस्था। कोई इसके सामने आता था तो सबसे पहले वो सर झुका करके या लेट जाता इसके चरणों में, ऐसे समझो आप, और उसके बाद डायरेक्ट नहीं उठता, कई बार इसके पैरों को चूमता, किस करता, उसके बाद उठता था। इसे पैबोस व्यवस्था कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह का रवैया इसका लोगों के सामने है तो लोगों के बीच में किस तरह से डर का माहौल बनाएगा ये। और विशेष करके इसने जो अपने आप को खुदा से जोड़ दिया, यह व्यक्ति खुद को जिल्ले इलाही कहा करता था। इस व्यक्ति को जिल्ले इलाही कहा गया है, जिल्ले इलाही। तो जैसा कि मैंने कहा खुदा की छाया, शैडो ऑफ गॉड, इसे खुदा की छाया कहते हैं।
ऐसा कह करके, आप तो जानते हैं धर्म का कितना प्रभाव आम लोगों पर होता है, और इसने खुद को धर्म से कुछ इस तरह से जोड़ा कि जो ये कहेगा लोग उसे धर्म मानकर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जो जनता है इसके खिलाफ जो हो सकती थी, उसका इसके खिलाफ होने का चांस कम हो जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गई होगी। अगर इसके आगे बढ़ूं मैं, तो देखिए जो इसकी दूसरी समस्या थी, जो इसकी उस समय की दूसरी समस्या थी, आप लोग मुझे जरा सा कमेंट करके बताएं कि दल चालीसा जो मैं आपको समझा चुका हूं, उसमें कितने मेंबर होते थे? दल चालीसा में कितने मेंबर थे? दल चालीसा में कितने मेंबर हुआ करते थे? कमेंट करके बताएं। दल चालीसा में कितने सदस्य थे? 40 सदस्य थे, और 40 में एक स्वयं बलबन था। अब सोचो, यह व्यक्ति दल चालीसा में जो ऑफिसर की हैसियत रखता था उससे निकलकर सुल्तान बन गया, तो क्या 39 जो और हैं उनके पास टैलेंट की कमी थी? यदि यह व्यक्ति प्रयास करके सुल्तान बन सकता है तो 39 क्यों नहीं? और इसको पता है कि 39 भी प्रयास करेंगे, तो ऐसे में सुल्तान की हैसियत कितने दिन तक मैं रख पाऊंगा कुछ क्लियर नहीं है, और लोग मुझे जान से मारने का प्रयास करें, इससे पहले मैं उन्हें क्यों ना क्लियर कर दूं। और यह ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद को छोड़ करके बाकी जो 39 थे उनका काम तमाम कर दिया। इस व्यक्ति ने दल चालीसा जो है उसे समाप्त कर दिया। अब देखिए राजनीतिक विरोधियों को कैसे समाप्त कर रहा है ये। जनता के बीच में तो अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि बनाकर, बताकर, एक अलग भावना पैदा करके, डर पैदा करके, और किसी तरीके से लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा ये। भाई जनता ही विद्रोह कर देगी तो इसका शासनकाल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। अब देखिए जो राजनीतिक विरोधी हैं, इसने दल चालीसा समाप्त करके बहुत सारे विरोधियों को समाप्त कर दिया। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उस समय पर दल चालीसा जो होता था उनके पास आर्मी होती थी, वो राजा के बहुत बड़े सपोर्टर थे। आज क्योंकि दल चालीसा ही समाप्त है, तो इस व्यक्ति ने आर्मी का एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया, जिसे कहा जाता है दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट। क्रम से सुनते रहो, ऐसे ही आपको समझना है। इसने क्या किया? दीवाने अर्ज विभाग का गठन किया, जो कि सेना से संबंधित है, सेना से संबंधित है। और दीवाने अर्ज जो है, इस पद पर इमाद उल मुल्क, इस पद पर इमाद उल मुल्क को बैठा दिया। तो आज के बाद इसके पास एक सेना का विभाग है। मैं आपको बता दूं लगभग 80 साल की उम्र थी इसकी, लेकिन जोश और जुनून इतना था इसके पास कि ये हजारों की सेना लेकर पर डे दिल्ली से रेवाड़ी, हरियाणा की तरफ पर डे खुद जाता था प्रैक्टिस करने, लड़ने की। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत में जब घुसता था तो दिल्ली के पास पहुंचने से पहले उसको हरियाणा में लड़ना पड़ता था, उसे दिल्ली की सेना रोकती थी। और ये भाई साहब दिल्ली से पर डे जाकर के हरियाणा में लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सोच करके देखिए, 80 वर्ष की उम्र है पर जोश और जुनून में कोई कमी, कॉन्फिडेंस में कोई कमी, बल्कि ज्यादा ही है। इसने सेना का गठन, ये एक सेना के विभाग का गठन किया। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आप जानते हैं यदि आपके खिलाफ कोई विद्रोह करने वाला है और आपको समय पे पता ना चल पाए तो ऐसा विद्रोह खतरनाक होता है। और सोच करके देखो, अगर पहले ही विद्रोहियों का पता चल जाए तो उनका सफाया करवाना कितना आसान हो सकता था। तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसने वरीद ए मुमालिक यानी गुप्तचर, यानी कि गुप्तचर विभाग का एक गठन कर दिया। वरीद मतलब गुप्तचर। इसने वरीद ए मुमालिक का गठन किया। आज के बाद इसके अपने गुप्तचर होंगे जो विद्रोहियों के बारे में इसे बताएंगे। इसके खिलाफ विद्रोह करना आसान कार्य नहीं होगा। इस तरह से या अपने राजनीतिक रूप से जो विरोधी थे उनको भी समाप्त कर देगा। तो देश के अंदर जो इसके विरोधी हैं उनको तो समाप्त करता जा रहा है। जनता पर दहशत के माध्यम से राजनीतिक विद्रोहियों को जान से ही मरवा डाला। और इसके बाद जो खतरा होगा, जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में बार बार घुसते थे, मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका हूं कि जो आक्रमणकारी भारत में घुसते थे हरियाणा तक पहुंच जाते थे,
अब हरियाणा पहुंचने का मतलब है कि दिल्ली पर खतरा बढ़ गया। और बच्चों, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि यदि भारत का शासक जरा सा भी शक्तिशाली है तो उसके समय में दुश्मन की सेना दिल्ली के पास तक नहीं पहुंच सकती, बहुत दूर उसे रोक दिया जाएगा। भारत का शासक बहुत शक्तिशाली होता था तो अफगानिस्तान से दुश्मन क्रॉस करके अफगानिस्तान को भारत में नहीं पहुंच सकता। भारत का शासक थोड़ा कम शक्तिशाली है तो कम से कम पाकिस्तान वाले क्षेत्र में तो रोक दे। और यही किया बलबन ने। अभी देखो शक्ति बढ़ा ही रहा है, लेकिन इसी समय की बात है, बलबन ने कार्य ऐसा कुछ किया कि आज के बाद इसने अपने साम्राज्य को और सुरक्षित कर दिया। बलबन ने अपने साम्राज्य को और सुरक्षित किया, खास करके विदेशी आक्रमणकारी। क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस समय भारत पर वो कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे जिनका खतरा मंडरा रहा था? इस समय भारत पर किन विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था? क्या आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं? कमेंट करके बताएं, इस समय पर भारत में किन आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था? आज आप लोग बहुत फास्ट रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाशी के पात्र हैं आज आप लोग। मंगोलों के आक्रमण का खतरा था और बलबन ने मंगोल आक्रमण से अपना साम्राज्य सुरक्षित करने के लिए, ये देखिए, पाकिस्तान क्षेत्र में कतारबद्ध किले बनवाए। कतारबद्ध किले, एक तरफ से नोट करते चले जाना जिन जिन किलों का नाम मैं ले रहा हूं। एक किला लाहौर में, लाहौर के बाद फिर दीपालपुर में, दीपालपुर के बाद मुल्तान में, मुल्तान के बाद सुमन में, सुमन के बाद, ये सब प्लेस हैं। सुमन के बाद समाना में, और समाना के बाद सिंध का निचला हिस्सा उच्च कहा जाता था। सिंध यानी पाकिस्तान, उच्च में कतारबद्ध 6 किले इसने बनाए हैं। सोच करके देखो, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी, चाहे वो मंगोल है या कोई और हो, इस रास्ते से अगर भारत में घुसना चाहे, अब उसको पाकिस्तान में ही रोक दिया जाएगा कि नहीं? इसीलिए बलबन को बच्चों दिल्ली का रक्षक कहा जाता है। बलबन वाज सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत। पूछा हुआ प्रश्न बता रहा हूं आपको, जरूरी नहीं कि हर प्रश्न, हर छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता दूं। यदि ध्यान पूर्वक मेरा लेक्चर सुनते रहोगे तो बहुत सारी बातें ऐसी समझ जाओगे कॉन्सेप्ट से कि कोई भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा गया, आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी आप सही उत्तर देने की स्थिति में खुद को पाएंगे। बलबन ने इस तरह से दिल्ली की मंगोलों से रक्षा की। ये अपने एक बेटे और उसके साथ बहुत बड़ी सेना को इधर रखता था, और इसका बेटा मंगोल आक्रमणकारियों को यहां से आगे नहीं बढ़ने देता। इस तरह से बलबन जो है वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख पा रहा है कि नहीं? सारा बेहतरीन प्रयास कर रहा है कि नहीं? जनता पर अलग तरह से कंट्रोल, विरोधियों पर अलग तरह से कंट्रोल, जो देश के अंदर के थे, और जो देश के बाहर के आक्रमणकारी होंगे उन पर भी कंट्रोल करने की पॉलिसी है इसकी। और आप ध्यान से समझें, सबसे पहले शासन किया है भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शक्तिशाली था। उससे भी ज्यादा शक्तिशाली इल्तुतमिश निकला, और उससे भी कहीं ज्यादा देखिए पावरफुल आपको नजर आ रहा होगा बलबन। ये व्यक्ति ऐसी दहशत मचा के रखा था, जब यह व्यक्ति दरबार में बैठा रहता था तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि गलती से मुस्कुरा देता, वो ये गर्दन गायब करवा देता उसकी। ये कहता था सारे लोग गंभीर होकर के बैठें। जब ये चलता था तो इसके बगल 2 लोग नग्न तलवारें लेकर के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए चलते थे। लोग रास्ता छोड़ देते थे कि बलबन आ रहा है। यह ऐसा व्यक्ति है, कहने को तो गुलाम था, लेकिन हीन भावना इसमें ऐसी भरी हुई थी, कि यह व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता था। मैं आपको बताऊं, आपसे चर्चा कर चुका हूं मैं कि अफगानिस्तान की एक पुस्तक है शाहनामा, उसे महाभारत कहा गया है अफगानिस्तान की। जैसे भारत की महाभारत पुस्तक में अर्जुन का जिक्र है सबसे बहादुर पात्र, वैसे ही अफगानिस्तान की महाभारत के सबसे बहादुर पात्र का नाम था अफरासियाब। ध्यानपूर्वक मुझे समझते रहिए, सुनते रहिए। अफरासियाब, बेटा मेरा लेक्चर एक एक करके कंटिन्यू सुनते रहो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप सब कुछ अपने माइंड में सेट कर पाओगे। मैंने कहा था
कॉन्सेप्ट की समझो माला बना करके मैं आपको दे दूंगा। अब आप गले में नहीं बट दिमाग में धारण कर सकते हैं। बलबन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अफगानिस्तान के महाभारत के सूरवीर पात्र अफरासियाब मैं यहां लिख दे रहा हूं। अफरासियाब जो अर्जुन की तरह ही अफगानिस्तान की महाभारत के सूरवीर पात्र थे, बलबन ने स्वयं को अफरासियाब के वंश से जोड़ा। इसका मतलब इसके हिसाब से ये अफगानिस्तान वाले अर्जुन का वंशज है। ये कहता था कि जब मैं किसी निम्न व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी भुजाएं फड़क उठती हैं। ये ऐसा व्यक्ति है, किसी भी निम्न व्यक्ति से मिलता ही नहीं था, अपने अलावा किसी को श्रेष्ठ मानना ही नहीं चाहता था। अगर गलती से कोई अपनी सोसाइटी में बोल दिया, भले ही वो मुस्लिम अधिकारी है, कि मैं श्रेष्ठ कुल का हूं, ये उसको मार्केट में निकलवा करके कई कोड़े मरवा करके सामाजिक रूप से बहुत सारे लोगों के बीच उसे अपमानित करवाता था। और ऐसा अपमान कराया कि बहुत सारे इसके अधिकारी जो खुद को श्रेष्ठ कहा बैठे गलती से, वो जिंदगी में घर से बाहर ही नहीं निकले या निकलने पर शर्म महसूस करते थे। ये अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर रहा है, किसी से मिलता भी नहीं था अगर वो व्यक्ति निम्न कुल का है या सामान्य व्यक्ति है। और सामान्य क्या, बड़े से बड़ा अमीर। यहीं दिल्ली में एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हुआ करता था। उसने कहा मेरी सारी संपत्ति ले लो, और सारी संपत्ति लेने के बाद बस ये चाहता हूं मैं, मुझे बलबन से मिला दो बस। बलबन ने कहा नहीं, मैं किसी से नहीं मिलता, और मिला भी नहीं। कुछ इस तरह का माहौल इसने बनाया हुआ है, लोग डरते रहें, मेरा शासन चलता रहे। उस समय पर संविधान के आधार पर शासन नहीं चलता था, तलवार के बल पर शासन था। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब कोई राजधानी दिल्ली बनाए तो दिल्ली से इधर देखिए मध्य प्रदेश पर कंट्रोल। आपने देखा बार बार दिल्ली का शासक मध्य प्रदेश में घुसता है। स्वयं इल्तुतमिश से ग्वालियर गया था और वहां से बलबन को गुलाम के रूप में पाया था। आप दिल्ली से नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, दिल्ली से पाकिस्तान क्षेत्र पर भी कंट्रोल और बंगाल पर भी कंट्रोल। लेकिन दिल्ली से जो अभी बहुत दूर के क्षेत्र थे, बात को ध्यान से समझिएगा, परेशान मत होइएगा, मैं आप लोगों का जो भी डाउट होगा क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, सब आसानी से समझ जाओगे, आप आसानी से समझ जाओगे। तो यहां पर क्या है कि पाकिस्तान का क्षेत्र और इधर बंगाल का क्षेत्र दिल्ली से दूर पड़ता था, और जो लोग दूर थे वो समय समय पर विद्रोह करके खुद को स्वतंत्र करना चाहते थे, इसलिए बार बार इन क्षेत्रों में विद्रोह होगा। बंगाल के लोग बहुत ज्यादा विद्रोह करते थे, और आपको अभी तो मैंने इतिहास पढ़ाना शुरू किया है, आप देखना, दिल्ली को राजधानी बना करके शासन करने वाले लोग जब भी दिल्ली से बहुत दूर साउथ इंडिया पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कंपटीटर हो, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को और डीप में ले जा रहा हूं, इस भरोसे कि आप लोग आसानी से समझ जाओगे। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना। यहां पर क्या है, दिल्ली से बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके साउथ इंडिया पर कंट्रोल करना बहुत कठिन कार्य होगा। जब पाकिस्तान बंगाल पर नियंत्रण रखना कठिन हो जा रहा है, तो साउथ इंडिया तो बहुत दूर था, विशेष करके केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य। यही वजह है, ये जो बहुत दूर राज्य होते थे राजधानी से, उन पर कंट्रोल करना बहुत ही कठिन कार्य रहा है। और एक संकेत देता हूं, अच्छे से समझ जाएंगे आप। औरंगजेब जो एक बहुत शक्तिशाली मुस्लिम शासक था, साउथ इंडिया पर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन साउथ इंडिया पर ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाया। वो साउथ इंडिया से ही उसके विरोधी थे मराठा लोग, और उनको फाइनली वो हरा तो नहीं पाया। स्वयं औरंगजेब साउथ में ही जाके मर गया था। सबसे ज्यादा साउथ को जीत करके कंट्रोल करने का प्रयास मुस्लिम शासकों में औरंगजेब ने किया था। मैं आगे समझाऊंगा, परेशान मत होना। पूछा जाता है किस मुगल शासक की कब्र साउथ इंडिया से दूर दक्षिण भारत? औरंगजेब की। जब दिल्ली में बैठ करके पाकिस्तान बंगाल पे कंट्रोल कठिन होता है, तो साउथ में कंट्रोल करना कठिन कार्य होगा, और कठिन होगा। बंगाल में बार बार लोग विद्रोह करते थे। बलबन के समय पर बंगाल में विद्रोह हुआ। यह व्यक्ति हजारों की सेना लेकर के स्वयं बंगाल गया, और हजारों लोगों को मार करके रोड के दोनों किनारों पर कई सारे लकड़ी के खंभे गड़वाकर एक एक लाश को खंभों से ठोक दिया कील के साथ। ये एक मैसेज था
कि दोबारा भी यदि कोई मेरा दिमाग खराब करेगा, विद्रोह करेगा, फिर आऊंगा मैं बंगाल, और इस बार इसका डबल, और लोगों को मार करके ऐसे ही मैं टांग दूंगा खंभे पर। सोचो आप रोड पर जा रहे हो, कई किलोमीटर तक रोड के दोनों किनारों पर लाशें ही लाशें खंभों के साथ लगी हुई। ऐसा दहशत का माहौल इसने बनाया कि इसके समय में किसी में हिम्मत होगी कि इसके खिलाफ विद्रोह कर दे। इसीलिए बलबन की नीति कही जाती है रक्त और लौह की नीति। अपने आप को बहुत भव्य तरीके से रखता था ये। उस समय पर ईरान, जिसे फारस कहते थे, वहीं की भाषा इन लोग की ऑफिशियल भाषा थी, आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी भाषा। यह व्यक्ति ईरान के मॉडल पर अपने दरबार सजाया करता था। प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, ईरान का ही एक त्योहार था। दरअसल पर्सिया के लोग ही पारसी धर्म के होते हैं, अभी भी भारत में पारसी धर्म है, और पारसियों का एक त्योहार है बच्चों, नवरोज। नवरोज त्योहार, भारत में नवरोज त्योहार की शुरुआत बलबन ने ही की थी। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह से बलबन ने दिमाग लगा करके, शक्ति प्रदर्शन करके भारत में अपने शासन को सुदृढ़ किया। इसीलिए बलबन की एक पॉलिसी कही जाती है, बलबन की एक पॉलिसी कही जाती है, उसको भी देख लें आप लोग। बलबन की जो नीति थी वो केंद्रीय सुदृढ़ीकरण पर आधारित थी, केंद्रीय सुदृढ़ीकरण पर आधारित थी। ये बलबन की जो नीति है वो केंद्रीय सुदृढ़ीकरण, ये सुदृढ़ीकरण है ना, ए बी पांडे के मत के हिसाब से सुदृढ़ीकरण पर आधारित है। तो इतनी सारी बात बलबन के बारे में समझ गए आप, इतनी सारी बात समझ गए आप। हाँ बिल्कुल, नवरोज बलबन ने ही शुरू किया था, आकांक्षा जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है कि इतनी बात समझ गए आप, बलबन क्या कर रहा है ये आप लोग समझ पा रहे हैं। दरअसल जब मैं आपको इतिहास समझाता हूं तो मैं चाहता हूं कि आपको मानसिक रूप से उस दौर में पहुंचा दूं जिस दौर का इतिहास मैं पढ़ा रहा हूं, जिससे आप लोग खुद समझ पाए कि किन हालातों में किस व्यक्ति ने क्या किया। और जब आप लोग समझ गए बात को एक बार, तो कमीशन कैसा भी प्रश्न कर ले, घुमाकर, सरल या कठिन, आप लोग ऐसा टैलेंट दिखाएंगे कि उत्तर गलत नहीं हो पाएगा। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या हो तो बता दें मुझे, कोई समस्या हो तो बता दें, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सारे लोग समझ गए। तो जैसा कि मैंने कहा, मंगोलों से बचने के लिए लाहौर, दीपालपुर, मुल्तान सुमन समाना उच्च में ये किला बनवाता है। तो ये सारे कार्य कर दिया, ये सारे कार्य कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि भारत के लोग जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे तो उसे बद्दुआ देते थे। भारत के लोग जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे तो उसे बद्दुआ देते थे। तो आपको क्या लगता है कि बलबन को बद्दुआएं नहीं मिली होंगी? तो बलबन का भी थोड़ा सा परिणाम देख लो आप, पता चल जाएगा बलबन के साथ क्या हुआ। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? एक बार जितने लोग मेंटली प्रेजेंट हो यस लिख दें, जो भी मेंटली प्रेजेंट हैं यस लिखें, जितने लोग मेंटली प्रेजेंट हैं यस लिखें, यस लिखें, जितने लोग मेंटली प्रेजेंट हैं यस लिख दें। सारे लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुन रहे हैं? जैसे मैं समझाता जा रहा हूं इसी क्रम में बातें आपको माइंड में सेट करके रखनी है, ठीक है? सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो बलबन शासक, देखो बलबनी वंश का समय है 1265 टू 1290, 1265 से 1290 ईस्वी। इसका संस्थापक बलबन था जो 1265 से 1287 ईस्वी तक शासक था। बलबन के 2 पुत्र हुआ करते थे, मैंने चर्चा की थी। बलबन का एक पुत्र है शाहजादा मोहम्मद, बलबन का एक पुत्र हुआ करता था शाहजादा मोहम्मद, और दूसरे पुत्र का नाम था बुगरा खान। दूसरे पुत्र का नाम हुआ करता था बुगरा खान, दूसरा बुगरा खान था। अच्छा, शाहजादा मोहम्मद का एक पुत्र था जिसका नाम था कै खुसरो। परेशान मत होना, फैक्ट देखकर घबराना मत, नोट कर लेना आप इसे। कै खुसरो इसका नाम था।
और बुगरा खान के पुत्र का नाम था कैकुवाद। कैकुवाद नाम था। और कैकुवाद के पुत्र का नाम था ट्यूमर्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगा। ट्यूमर्स नाम था। बलबन का ये जो बेटा है शाहजादा मोहम्मद, ये बहुत ही स्ट्रांग था और यही व्यक्ति है जिससे लगाया गया था मंगोलों से लड़ने के लिए। ये इतना ताकतवर और इतना विद्वान था कि इसी के दरबार में दो विद्वान रहा करते थे। एक विद्वान का नाम है अमीर खुसरो, और मुझे नहीं लगता कि क्लास में कोई भी ऐसा होगा जो अमीर खुसरो के नाम से परिचित नहीं होगा। मैं अमीर खुसरो को डिटेल से पढ़ाऊंगा, बस अभी परिचय देता हूं। अमीर खुसरो कई भाषाओं का ज्ञाता था। जो खड़ी बोली अभी मैं बोल रहा हूं ये उसी का जनक है। इसने उर्दू भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। इसी व्यक्ति ने कहा था यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यानी मेरे स्टूडियो में दिल्ली के मुखर्जी नगर में नहीं, भारत में यही व्यक्ति है जिसने तबला और सितार का आविष्कार किया। बहुत विद्वान व्यक्ति है। भारत का तोता कहा जाता था, पैरट ऑफ इंडिया। आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारी बुक्स लिखी इसने। शाहजादा मोहम्मद के ही दरबार में रहता था। इसी के साथ एक और दरबारी विद्वान है अमीर हसन। और अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता था। एक विद्वान था सादी, तो इसको भारत का सादी कहा गया है। अमीर हसन को, सादी भारत का नहीं था, वो ईरान साइड का विद्वान था, तो इसको भारत का सादी कहा गया अमीर हसन को। शाहजादा मोहम्मद बहुत स्ट्रांग और बहुत स्मार्ट था। अच्छा, हेलो सर, कृपया चहलगानी शक्ति की अवधारणा के बारे में चर्चा करें और चहलगानी की शक्ति को कैसे तोड़ें। वैसे तो बेटा मैंने इसे समझाया, बट मैं थोड़ी देर बाद फिर इस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा अगर कहीं से भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर बात को समझिए कि शाहजादा मोहम्मद बहुत स्ट्रांग है, पर शाहजादा मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। भारत के लोग खुश हो रहे होंगे कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बलबन को अब उसके कार्यों का दंड मिलना शुरू हो गया और लोगों के हिसाब से। बहुत प्यार करता था बलबन अपने इस बेटे से, लेकिन जब बलबन दरबार में बैठा था और उससे पता चला कि मेरा योग्य बेटा मर गया, इसके चेहरे पर सिकन तक नहीं दिखाई पड़ी। सारे कार्य दरबार के करता रहा। शाम को जिस टाइम दरबार छोड़ता था ये उस दिन भी उसी टाइम दरबार छोड़ा। पर कहते हैं जब घर में गया तो ये गेट बंद करके फूट फूट कर रोया था अपने महल में। इसलिए कुछ लोग इसको समय के एक्टर की संज्ञा देते हैं। अभिनय करता था, तानाशाही का अभिनय, दिल से ऐसा नहीं था, फूट फूट करके रोया था। अब जो बलबन का दूसरा बेटा था बुगरा खान, ये नाकारा टाइप का था। इसको बंगाल में नियुक्त किया था बलबन ने। अब सोच करके देखो, मैंने आपसे कहा कि दो ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा विद्रोह होते थे दिल्ली से दूर, एक बंगाल, दूसरा पाकिस्तान क्षेत्र में। और आप देखो, एक बेटा इसका बंगाल में बैठता था, दूसरा पाकिस्तान में। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे क्या कर रहा है बलबन, क्या किया उसने। एक पाकिस्तान में, दूसरा बंगाल में। पाकिस्तान साइड वाला मरा, बंगाल साइड वाले को बलबन ने बुलवाया कि बेटा अब मैं चाहता हूं कि आप आकर के सुल्तान बन जाओ, अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया। बुगरा खान ने कहा देखो पिताजी, जहां हूं वहीं संतुष्ट हूं। कहते हैं इसने धमकी भी दी कि मैं बंगाल में हूं, यही रहने दीजिए, सुल्तान बनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, और यदि आप मुझ पर प्रेशर बनाओगे तो बगल में बंगाल की खाड़ी है, वहीं डुबकी लगाऊंगा, निकलूंगा भी नहीं। तो थोड़ा धमकी दे दिया मुझे, ये ऐसा कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि धमकी दे दिया कि मर जाऊंगा मैं, मुझे मत बुलाइए। बलबन क्या करता, कुछ नहीं कर पाया, मर गया। बुगरा खान का बेटा हुआ करता था कैकुवाद, और 1287 से लेकर के 1290 तक जो व्यक्ति शासक बना है दिल्ली का अगला सुल्तान, वो कैकुवाद है। बहुत यंग लड़का था ये, मुश्किल से 15-16 साल के लगभग का।
और बलबन के साथ पला बढ़ा था, तो बलबन से बहुत डरता था। ये सब डरते थे। इस बच्चे को भी लग रहा होगा कि कहां करके पैदा हो गए, जिंदगी खराब है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, हमेशा सीरियस रहो। पर जैसे ही बलबन मरा, इसे सुल्तान बनाया गया, तुरंत कई सारी शादियां कर दी गईं। अब इसको लगा कि भाई लाइफ में इतना इंटरटेनमेंट है, पता ही नहीं था आज तक। आज के बाद ये इंटरटेनमेंट में ही खो गया। मैंने आपको मोहम्मद शाह रंगीला जैसे एक शासक के बारे में बताया था। ये भाई साहब रंगीला से भी 8 गुना ज्यादा निकले। ये ऐसा व्यक्ति है जो रनिवास में रानियों के साथ यानी पत्नियों के साथ पड़ा रहता था, जल्दी बाहर भी नहीं निकलता था। और इतना पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा, ये कि पड़ा ही रह गया, लकवा मार दिया, इसे पैरालाइसिस हो गया। आप लोग साइंस पढ़ते हैं, यदि किसी अंग से आप कार्य लेना बंद कर दो, अंग बेकार हो जाएगा। जब यह व्यक्ति एक्टिव ही नहीं रहेगा, एक जगह पड़ा हुआ था, ऐसा पड़ा रहा कि पैरालाइसिस हो गया। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान लकवे से मर गया था? कैकुवाद। अपने पीछे छोड़ गए थे ये कुछ महीने का अपना एक रिजल्ट, कुछ महीने का बच्चा क्यूमर्स, इन्हीं को पीछे छोड़ गए थे। और अब अगला सुल्तान बना क्यूमर्स। समय है 1290 से लेकर के 1290 तक, 1290 से लेकर के 1290 ईस्वी तक, ये इनका समय है। और जब क्यूमर्स शासक बना, तो आप देख रहे हैं जिस समय पर बड़े बड़े ताकतवर सुल्तान भी जी नहीं पा रहे ढंग से, लोग उनको मारने पर तुले रहते थे, ये कुछ महीने का बच्चा, इसको तो पता भी नहीं होगा अभी दुनियादारी क्या थी उस समय की। इसी के समय पर बलबनी वंश के ही लोगों का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और एक दिन जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी तलवार पर धार लगाई और फिर उसका इस्तेमाल कर दिया। क्यूमर्स मारा गया, बलबनी वंश समाप्त हो गया। कुछ और है बलबनी वंश के बारे में फैक्ट, अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पहले समझ लीजिए। क्यूमर्स मारा गया, अब शासक है जलालुद्दीन खिलजी, वंश होगा खिलजी वंश जो शासन करेगा। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, ये सारे लोग गुलाम थे, इनके वंशजों को गुलाम वंश का ही कहा गया। बट जलालुद्दीन खिलजी तो किसी का गुलाम है नहीं, तो गुलाम वंश समाप्त हो गया, अब खिलजी वंश है अलग से। इसलिए मैंने कहा था गुलाम वंश के बारे में बाद में बोलूंगा मैं, अभी आप कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश पढ़ो। अब तक आप लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे। 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी यानी बलबनी वंश समाप्त होने तक आप लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे। अगला वंश होगा खिलजी वंश। अब आप कमेंट करके बताएं, गुलाम वंश के अंतर्गत कुल कितने वंशों ने शासन किया? कमेंट करके बताएं, गुलाम वंश के अंतर्गत कुल कितने वंशों ने शासन किया? शालिनी जी बहुत बढ़िया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ देखिए, गुलाम वंश का, अच्छा हाँ, तीन वंश ने शासन किया, गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश ने शासन किया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? सारे लोग 3 लिख रहे हैं, अभी बता दीजिए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। अब मुझे बताएं गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुछ बच्चे बलबन लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, तुरंत आंसर मत दिया करिए, सोचा समझा करिए, इसलिए तो आपको मैं समझना सिखाता हूं, इसी आधार पर प्रश्न बनते हैं। आप मुझे बताएं गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? ठीक है, सारे लोग लिख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सही हैं। अब आपसे ऐसे पूछा जाए प्रश्न घुमाकर, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप बताएं,
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, जितने गुलाम आपने अभी देखे, हर गुलाम के माता पिता स्वतंत्र थे, बच्चे गुलाम थे। ये गुलामों के बच्चे नहीं थे, स्वतंत्र माता पिता के बच्चे थे, और इसीलिए इनको मामलूक कहा गया है। मामलूक, मामलूक। इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश के साथ साथ मामलूक वंश कहा गया है। अगर आपसे गुलाम वंश के बारे में पूछा जाए तो बात वही है, मामलूक वंश के बारे में पूछा जाए तो भी बात वही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यदि पूछा जाए बताइए भारत पर मामलूक वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया, तब क्या कहेंगे? भारत में मामलूक वंश ने कितने समय तक शासन किया, क्या कहेंगे आप? रिप्लाई करें, आपका उत्तर क्या होगा? भारत में मामलूक वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? अब आप लोग जोड़ रहे होंगे, हाँ देखिए उत्तर आने शुरू हो गए। 84, 1206 to 1290, 84 वर्ष तक भारत में मामलूक वंश ने शासन किया। तो बलबन के कुछ और कार्य हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये सारे फैक्ट हैं, तो आप लोग आसानी से इसको जो है समझ जाइए, आसानी से समझ जाइए। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बलबन का जो पुत्र था, एक तो शाहजादा मुहम्मद था, शाहजादा मुहम्मद, बलबन का पुत्र शाहजादा मुहम्मद ये मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। और दूसरा, शाहजादा मुहम्मद के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन यानी भारत का सादी रहते थे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके आगे यदि बात करूं मैं, तो बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह हुआ बलबन के समय में ही, वही जब बलबन गया वहां बहुत मारकाट मचाया, तो बलबन सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू किया, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। व्यवस्था शुरू की, मैंने समझा दिया। ये तो थोड़ा सा देखो, हम लोग ऐसे पीडीएफ पर पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, ऑफलाइन क्लास ही लेते रहे हम लोग, पर अभी हालात कुछ ऐसे हैं देश के कि ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ी, तो जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो तो आप देख ही लेंगे, पर जिस लिंक से मैं आपको समझाता हूं वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, इसने ईरानी त्योहार नवरोज की शुरुआत की, ये भी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। बलबन के दरबार में कुछ विद्वान रहा करते थे, उन विद्वानों का नाम सुन लीजिए। उसमें से एक है बदरुद्दीन बजानिया, दूसरा है फखरुद्दीन गजनवी, तीसरा है मौलाना काजी कुतुबुद्दीन, और चौथा है मौलाना तबरीज। अब ये मत सोचना कि मध्यकालीन इतिहास से इतने प्रश्न तो नहीं बनते जितना डिटेल से सर पढ़ा रहे हैं। तो देखो, जितना डिटेल से सर पढ़ा रहे हैं उतने ही डिटेल से आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी, तभी सर पढ़ा रहे हैं। जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारा प्रीवियस ईयर निकाल करके देखिए। यूपीएससी में भी प्रश्न बनते हैं, बट उससे कहीं ज्यादा स्टेट पीसीएस में प्रश्न बनते हैं मध्यकालीन इतिहास से। और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं बार बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, घटना चक्र का सॉल्व पेपर ले करके उसे देखते रहिए। आशुतोष जी लिख रहे हैं सर जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बताएं। बिल्कुल बताऊंगा, इसका नंबर तो आने दीजिए। बहुत लोगों के बारे में जानना है, पर क्रम से। जब भीड़ बहुत ज्यादा हो तो लाइन लगाई जाती है, एक एक करके आइए भाई साहब, अव्यवस्था मत फैलाइए। तो बड़ी भीड़ है लोगों की, इनको आने दीजिए एक एक करके, मैं आप लोग को समझाता चला जाऊंगा। भीड़ में से किसी को निकाल करके आपके सामने लाऊंगा तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे। तो मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और मैं इमोशनली पढ़ाता हूं तो आप लोग भी थोड़ा इमोशनल होते रहते हैं, बट इमोशन पर कंट्रोल रखिए, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि इसके दरबार में कई विद्वान रहा करते थे। अच्छा, बलबन ने कुछ निर्माण कार्य भी किया है, इस पर भी आपसे प्रश्न आते हैं। जैसे आपके पास बहुत पैसा हो जाए तो आप नई नई बिल्डिंग बनवा डालें नए नए शहर में, तो इनके पास भी भारत आने के बाद बड़ा पैसा होता था तो उसको खर्च भी करते थे ये। जैसे बलबन का जो निर्माण कार्य है उसमें एक इसने बनवाया लाल महल, जो कि दिल्ली में है। अभी लाल किला नहीं है, ये लाल महल है, रेड कलर की बिल्डिंग, ये दिल्ली में है। बलबन का अपना स्वयं का मकबरा, ये भी दिल्ली में है, दिल्ली में।
बलबन ने बनवाया, और अपने बेटे शाहजादा मुहम्मद का भी मकबरा इस व्यक्ति ने दिल्ली में बनवाया। तो इस तरह से ये बलबन के निर्माण कार्य हैं, और बलबन और ताकतवर बना करके अपने वंश को, अपने शासनकाल को बेहतर स्थिति में रख दिया था वो, उसके बाद मरा। लेकिन एक बात यहां पर और ध्यान रखिएगा, मैं बेहतर हूं ये सोचना सही है, पर मैं ही बेहतर हूं ये सोचना बेवकूफी होती है। बलबन ने जानते हैं क्या गलती की? दल चालीसा में 40 योग्य लोग थे जो भारत पर कंट्रोल किए हुए थे। बलबन ने अपने अलावा बाकी सबकी हत्या कर दी। जब योग्य लोग ही नहीं रहे तो जब तक आप हो तब तक तो स्थिति ठीक है, जिस दिन आप मरे उसके बाद स्थिति खराब हो जाएगी। और देख लीजिए, बलबन के मरने के 3 साल के अंदर ही इसका वंश ही समाप्त हो गया। भारत के लोग अपने हिसाब से सोच रहे होंगे कि बद्दुआओं का असर है ये, हो भी सकता था, मैं कैसे कुछ कह सकता हूं, हाँ या नहीं। लोगों का विश्वास था और ऐसा कई बार दिखता भी है। लेकिन बलबन की अपनी मिस्टेक देखो, अपने आप को ही बेहतर समझा, किसी को बेहतर समझा ही नहीं। अरे भाई साहब, 80 साल की उम्र में शासक बने थे, आप कितना जीते? आप कोई अमर होके तो आए नहीं थे। और बलबन अपनी गलतियों से कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि बलबन के मरने के 3 साल के अंदर इसका वंश समाप्त हो गया, और शासनकाल भी इनके वंश के लोगों का। और अब जो लोग शासन करने जा रहे हैं, देखो मैंने कहा था बलबन खुद को अफरासियाब के वंश से जोड़ता था। बहरहाल ये सब बातें हो गई। और ये जो है एक पॉइंट और है यहाँ पर, उसको भी समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। दरअसल जो कैकुवाद है, इसने भी एक महल बनवाया था, कैकुवाद ने। और कैकुवाद का जो महल है इसे अपूर्ण किलाखोरी का महल कहते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है, माइंड में सेट करके रखना, अपूर्ण किलाखोरी का महल इसने बनवाया। अब इस वंश के बाद जो नया वंश शासन करने जा रहा है, ये है खिलजी वंश। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हों तो एक बार यस लिख दें, क्योंकि खिलजी वंश को बहुत ही डिटेल से आप लोगों को समझना है। इस वंश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं, सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? बहुत बढ़िया। बनारस के जो बच्चे हैं बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, आप लोग मेहनत से पढ़ते हो, मेंटली प्रेजेंट भी रहते हो, बड़ी खुशी होती है आपको पढ़ा करके। और डायरेक्ट दिल्ली से महादेव की नगरी वाराणसी के बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं जो अन्य क्लास पढ़ाता हूं अलग अलग कोचिंग में, उससे कहीं ज्यादा एनर्जेटिक आपकी क्लास में होता हूं। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो नया वंश है वो खिलजी वंश है। खिलजी वंश का शासन काल है 1290 से 1320 ईस्वी। अच्छा, संयोग देखो, इस बार भी एक बूढ़ा व्यक्ति शासन करने जा रहा है। इसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, जिसका समय है 1290 से लेकर के 1296 एडी तक। 1290 से 1296 ईस्वी तक इसका शासन है। व्यक्ति बूढ़ा था, नया नया सुल्तान बना है, तो जाहिर सी बात है कि जिन विद्रोहियों को बलबन ने अब तक दबा के रखा था वो विद्रोह करेंगे। अन्य विद्रोह भी इसके समय में हो सकते हैं। ये आज का चुनाव नहीं है कि चुनाव हुआ, जनता ने जिसको चुना फिर उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है, और जनता जानती है, मानती है कि हमने सरकार चुना, इनकी बात हमें मानना है 5 साल तक। विरोध हुआ तो 5 साल के बाद चुनाव में देख लेंगे। वो दौर अलग था। एक सुल्तान बना, तलवार के बल पर सब पर कंट्रोल किया। दूसरा सुल्तान बना तो जो कंट्रोल में थे वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते कि नया सुल्तान है तो खुद को स्वतंत्र करने का मौका है हमारे पास, इसके कंट्रोल में हम क्यों रहें। तो जो नया सुल्तान बनता उसको भी अपनी तलवार की धार दिखानी पड़ती थी लोगों को। जलालुद्दीन खिलजी के समय पर कुछ विद्रोह हुए हैं। एक सीदी मौला का विद्रोह, एक मलिक छज्जू का विद्रोह, ये विद्रोह हुए। और मैं आपको बताऊं कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसी के समय में एक मंगोल नेता भारत में घुसा, इसका नाम है अब्दुल्ला खान। और एक और व्यक्ति आया उलगू खान, भारत पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने ना सिर्फ इनको हराया
बल्कि उलगू खान के साथ अपनी बेटी की शादी करके भारत में दिल्ली में इसको बसने का एरिया दे दिया। ये बौद्ध था उलगू खान, इसको मुस्लिम बना दिया, बस इसको भारत में बसने का एरिया दे दिया। अब आराम से ये दिल्ली में बसेगा और जो एरिया इसको दिया गया इसे नवीन मंगोल क्षेत्र कहा गया। आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी नाम की जगह है, नवीन मंगोल क्षेत्र कहा गया। तो उलगू खान को इसने एरिया दिया। अच्छा, ये बातें तो हो गई, किसी तरह से विद्रोह समाप्त करने का प्रयास करेगा। जो सीदी मौला नाम के विद्रोही थे उसको इसने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। भाई अपने हिसाब से विद्रोह समाप्त कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह व्यक्ति डरता बहुत था। ये बलबन की तरह नहीं है। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने 1290 या 91 ईस्वी में एडी में रणथंभौर पर अटैक किया और रणथंभौर पर आक्रमण करके जब यह व्यक्ति आक्रमण करने पहुंचा, रणथंभौर मतलब राजस्थान, और राजस्थान के किले बच्चों बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। इसने जब राजस्थान का किला देखा रणथंभौर का, वहां से डर करके भाग खड़ा हुआ। इसने कहा था इसे 100 किले एक मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। मतलब ये चाहता था कि मेरी वजह से एक भी मुस्लिम ना मरे। यहां तक कि इसके समय में हजारों चोर डाकू पकड़े गए जो मुस्लिम थे, इसने उनको बहुत दूर भिजवा दिया, लेकिन कोई कड़ा दंड, जान से तो नहीं मारा किसी को, भले वो गंभीर अपराधी हों। यदि वो मुस्लिम हैं ये उन्हें मारेगा नहीं जान से। यह ऐसा व्यक्ति है, इसको लगता था कि बहुत कुछ तो ऐसे मिल गया है सुल्तान बन के, क्यों बहुत ज्यादा मारकाट मचाऊं। इसकी पॉलिसी कुछ ऐसी थी। रणथंभौर से डर करके भाग खड़ा हुआ। उसने कहा ऐसे 100 किले एक मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। सेंटेंस सुन के ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। और उसके बाद इस व्यक्ति ने नेक्स्ट ईयर 1292 ईस्वी में इस व्यक्ति ने एक और अटैक किया। वैसे ये तो अपना आक्रमण करेगा ही करेगा। मैं आपको बताऊं, इसका एक सेनापति हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति भी था, कमांडर, भतीजा भी था, सन इन लॉ भी था। तो मल्टीपर्पज यूज होने वाला ये दूसरा व्यक्ति देख रहे हैं आप। कभी मोहम्मद बिन कासिम को देखा था, अब यह व्यक्ति भी टैलेंटेड है। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हों तो एक बार यस लिख दें। मैं जो है आप लोगों को और डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को और डीप में लेके जा रहा हूं। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? चलिए ध्यान पूर्वक मुझे सुनते रहिए। अलाउद्दीन खिलजी सेनापति भी था, भतीजा भी था, दामाद भी था जलालुद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी बड़ा महत्वाकांक्षी था। यह व्यक्ति सिकंदर की तरह बनना चाहता था, अलेक्जेंडर की तरह। और अलेक्जेंडर जैसा बनने के लिए दुनिया जीतनी होगी। दुनिया जीतने के लिए बहुत बड़ी आर्मी होनी चाहिए। बहुत बड़ी आर्मी बनाने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए। बहुत बड़ा पैसा, बड़ी भारी मात्रा में पैसा यदि चाहिए तो कमांडर की हैसियत से उतना पैसा कमा नहीं सकता। अब सोचो यदि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन जाए तो अब उसके पास पैसा ज्यादा आ सकता है, चाहे वो टैक्स ले या राज्यों को लूटे। अब ये सुल्तान बनने का प्रयास करेगा। इसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो इंतजार करता रहे कि कब ससुर जी ऊपर जाएंगे, फादर इन लॉ, चचा जान भी, इनके शासक भी कब ऊपर जाएंगे, और या तो ये नेक काम स्वयं कर दे और सुल्तान को ऊपर पहुंचाने का। आज के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने तरीके से प्लान करने लग गया सुल्तान को रास्ते से हटाने का। लेकिन दूसरी बात समझो, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही स्मार्ट हुआ करता था। वो जानता है सिर्फ सुल्तान को ही जान से मारना सब कुछ नहीं है। जान से मारने के बाद शासन करना है, शासन को अस्थायित्व प्रदान करना है। उसके लिए अपने पास ऑलरेडी काफी पैसा और काफी ताकत होनी चाहिए, तभी तो सुल्तान को मारा जा सकता है।
एक लाइन बचपन में मैंने सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए। यदि आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो छोड़िए, हटा दीजिए। बस ये समझिए, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं है कि भारत में है वो, और भारत में तो सोने चांदी के भंडार हुआ करते थे। अच्छा, संयोग देखिए, भारत में गद्दारों की कमी तो होती नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी गया मालवा पर अटैक करने, और बता सकते हैं मुझे मालवा किस स्टेट में पड़ता? कमेंट करके बताएं, मैं कॉन्सेप्ट को और डीप में ले जा रहा हूं। कमेंट करके बताएं मालवा किस स्टेट में पड़ता था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से थोड़ा और साउथ में चले जाओ, आप साउथ इंडिया में पहुंच गए। मध्य प्रदेश से थोड़ा और, हाँ देखिए सारे बच्चे जानते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से थोड़ा और साउथ में जाओ तो साउथ इंडिया है। आज तक बच्चों मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत को लूटा है, दक्षिण भारत को नहीं। जब मेरा लेक्चर सुना करिए, कंटिन्यू सुना करिए। मेरे लेक्चर में जैसे मूवी होती है, आधी मूवी तक आप समझ नहीं पाएंगे होने वाला क्या है, बस आपका सस्पेंस बढ़ सकता है। ध्यान से देखेंगे तब मूवी खत्म होते होते सब समझ जाओगे। जैसे जैसे मेरा लेक्चर आगे जाएगा सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, लेकिन ध्यान से सुना करिए। बीच बीच में अगर लेक्चर सुनेंगे, छोड़ेंगे, सुनेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आज तक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत लूटा है, दक्षिण भारत नहीं। किसी ने मालवा आक्रमण के समय पर अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया कि सर साउथ इंडिया में बहुत सोना चांदी है, आप चाहें तो लूट सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आंखें खुल गईं। अलाउद्दीन खिलजी अब साउथ इंडिया को लूटने का प्लान बनाएगा, और अलाउद्दीन खिलजी ने प्लान बनाया भी। मैं आपको बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को लूटने का प्लान बना रहा था। अब मैं आपको मैप से थोड़ा सा समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये दक्षिण भारत पर अटैक करके उसे लूटने का प्लान बना रहा है अलाउद्दीन खिलजी। और ध्यान से यहां पर आप समझिए कि हुआ क्या, हुआ क्या। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर जहां आक्रमण करने जाने वाला है वह एरिया है महाराष्ट्र का। यहां पर एक छोटा सा राज्य हुआ करता था देवगिरी। देवगिरी, यहां के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ये यादव वंश के शासक थे। ही वॉज रूलर ऑफ यादव डायनेस्टी, वो यादव वंश के शासक थे। पर याद रखना, महाराष्ट्र का मतलब पहाड़ी एरिया बहुत सारा। महाराष्ट्र का मतलब आज तक कोई मुस्लिम आक्रमणकारी उधर गया नहीं है। महाराष्ट्र का मतलब अगर घुस गए तो ज्यादा चांस है वहीं जान से मार दिए जाओ। पहाड़ों के बीच से निकल निकल करके मराठा अपने दुश्मन को जान से मारते थे, और मराठा सैनिक रामचंद्र देव के सिपाही हुआ करते थे। मराठा सैनिक थे रामचंद्र देव के पास। महाराष्ट्र के मराठा इनकी सेना में हैं, बहुत ताकतवर हैं रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी को यह भी पता है, जैसे प्रयागराज के पास कड़ामानीपुर है, और यहीं का ऑफिसर हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, वहीं रहता भी था ये। मैं आपको बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी उत्तर प्रदेश से निकलेगा अगर साउथ पर अटैक करने जाएगा, और जलालुद्दीन खिलजी को बता दिया तो जलालुद्दीन खिलजी जाने नहीं देगा इसे। इसने बिना जलालुद्दीन खिलजी को बताए अपनी सेना लेकर के, क्योंकि सेनापति था, इसके पास लगभग 8,000 की सेना रहती थी। ये सेना लेकर के निकला, और जब यह महाराष्ट्र साइड देवगिरी पर आक्रमण करने जा रहा था, इस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, और दिमाग कुछ ऐसा लगाया, इसने रास्ते में अफवाह फैला दी कि हमारे पास 20,000 की सेना है, उसमें से 8,000 की सेना साथ में है, 12,000 पीछे आ रहे हैं। अफवाह फैलती गई, महाराष्ट्र पहुंची अफवाह। महाराष्ट्र वालों को लगा 20,000 की सेना आएगी, 8,000 पहले, 12,000 बाद में।
महाराष्ट्र वाले सोच रहे थे कि 8,000 को पहले जान से मार देंगे एक झटके में, फिर 12,000 का हिसाब किताब करेंगे। महाराष्ट्र वाले तैयार, देवगिरी वाले। इधर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इसने क्या किया, 8,000 में से भी कुछ सेना पीछे छोड़कर बाकी सेना लेकर लड़ा। जब इसे देवगिरी को फाइनली हराना हुआ और जो बची सेना पीछे छोड़ा था नसरत जलेसरी के नेतृत्व में, उस सेना से इसने कहा कि थोड़ी देर बाद आना, उछलते कूदते गर्दा उड़ाते हुए ऐसे आना कि लग जाए कोई बहुत बड़ी सेना आ गई। देवगिरी के लोग लड़ रहे थे, हारने लग गई अलाउद्दीन खिलजी की सेना। पीछे से क्या हुआ कि अचानक से मुट्ठी भर सैनिक दौड़ते हुए उछलते कूदते आए। देवगिरी की आर्मी को लगा ये तो 12,000 वाली टुकड़ी आ गई। देवगिरी की सेना डर करके भागने लग गई। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। हमारे देश की बड़ी समस्या, आप विदेशी आक्रमणकारियों को देखो, मुट्ठी भर सेना लेकर के आते थे लेकिन प्लान बना करके बड़ी से बड़ी सेना से लड़ जाते। अगर वो हारते, वैसे लड़ते ही नहीं थे, बड़ी सेना से भाग जाते थे, बट भारत के कुछ गद्दारों को जोड़ करके तब लड़ना चाहते थे, वो भी प्लान बनाकर। प्लान ए फेल किया तो प्लान बी रेडी, प्लान बी फेल किया तो प्लान डी रेडी, प्लान सी रेडी। आप लोग हॉलीवुड की कुछ मूवी अगर देखते हो तो मिशन इम्पॉसिबल, फास्ट एंड फ्यूरियस, ऐसी ही कुछ मूवी है। मिशन इम्पॉसिबल मतलब टीम छोटी हो पर इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल कर दो। ये विदेशी आक्रमणकारी कई प्लान बनाकर लड़ते थे और हमारे भारत में एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस इतना होता था कि कोई प्लान अन्य नहीं, बस एक प्लान ए, मरेंगे या मार देंगे, दूसरा कोई प्लान ही नहीं होता था। आप सोच करके देखिए, ऐसे में प्रॉब्लम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलाउद्दीन खिलजी से वह सेना हार गई जो हारने की स्थिति में नहीं होनी चाहिए थी। और आज के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात देवगिरी से लेकर अपने क्षेत्र में पहुंचेगा। आप सारे लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। जिस तरह से प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के खजाने का प्रयोग करके अंग्रेजों ने ना सिर्फ अपनी दुश्मन कंपनियों डच, फ्रांसीसी, इन सबको हराया, बल्कि बक्सर की लड़ाई के बाद भी मराठा, सिखों और मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान से लड़ते हुए भारत में अपने आप को सबसे सुपर बना लिया था। प्लासी के बाद बंगाल के खजाने का प्रयोग करके आज देवगिरी से मिला हुआ खजाना अलाउद्दीन खिलजी की कितनी शक्ति बढ़ा देगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। और यह जो खजाना है, ये सैकड़ों साल तक दिल्ली के सुल्तानों के काम आने वाला इतना खजाना मिला है देवगिरी से इसे। सारा खजाना लेकर के अवध क्षेत्र में गया ये। उधर जलालुद्दीन खिलजी को खबर लगी। जलालुद्दीन खिलजी से किसी ने कहा कि आपका भतीजा ज्यादा टैलेंट दिखा रहा है, आपकी परमिशन के बिना साउथ पर अटैक करने गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। उधर अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में बैठता था, ध्यान से सुनना। अलाउद्दीन खिलजी के भाई ने कहा जलालुद्दीन खिलजी से कि सर मेरा भाई शर्मिंदा है, उससे गलती हो गई, आपके सामने नहीं आ रहा, शर्म बस, डर बस, बट आपसे मिलना चाहता है, सब प्लान है, क्या होगा सुनिए आप। जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, शर्मिंदा है तो छोड़ो हटाओ। उसने कहा बच्चा है अपना, कोई बात नहीं, गलती कर दिया तो कर दिया, मैं उससे मिलूंगा। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से निकला, बगल में यमुना नदी है, पानी के रास्ते जा रहा था वो। जब वो यूपी पहुंचा, नदी के एक किनारे जलालुद्दीन खिलजी की सेना, नदी के दूसरे किनारे अलाउद्दीन खिलजी की सेना। अलाउद्दीन खिलजी का भाई जो था, उसने जलालुद्दीन खिलजी से कहा सर नदी के उस पार सेना लेकर के मत चलो, वरना भाई मेरा डर के भाग जाएगा, डरा हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी के अधिकारियों ने कहा क्यों?
अलाउद्दीन खिलजी उतनी बड़ी सेना लेकर के खड़ा है और आप सुल्तान को कह रहे हो कि सेना के साथ ना जाएं, कोई धोखा हुआ तब। अलाउद्दीन खिलजी के भाई ने कहा कि हमारा भाई तो सुल्तान के स्वागत के लिए सेना लेके खड़ा है, भाई वो सेना तो सुल्तान की ही है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, परिवार का मामला है, छोड़ो हटाओ, अकेले जाऊंगा मैं। जलालुद्दीन खिलजी अपने कुछ विश्वस्त सिपाहियों को लेकर के नाव से नदी के इस पार से उस पार गया, अलाउद्दीन खिलजी को गले लगाया। तब तक पीछे से एक ने जलालुद्दीन खिलजी को तलवार मारी। प्लान तो फिक्स था, अकेले अकेले में मिलने क्या गए, उधर अकेले अकेले में काम तमाम करने का सोच किया था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी भागा, बोला धोखा। तब तक एक ने मार करके जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन धड़ से अलग कर दी और अलाउद्दीन खिलजी ने उस गर्दन को भाले की नोक पर रख करके बहुत दूर दूर तक दौड़वाया। अब ये सिद्ध कर दिया कि सुल्तान की हत्या करके मैं सुल्तान हूं, अब एक्सेप्ट कर लो। ऐसी बर्बरता दिखाई कि लोग सहम गए कि अब तक तो ऐसे इतने बर्बर शासकों का मुंह देखा है हमने, ये तो लगता है सबका नंबर काटेगा। लेकिन कहते हैं जनता किसी भी बुरी बात को ज्यादा दिन तक याद नहीं रखती, वो कोई सरकार करे या राजा। अलाउद्दीन खिलजी को इतना पैसा मिला था देवगिरी से सोना चांदी कि वह उनके छोटे छोटे टुकड़े करवा करके अवध से दिल्ली आने के रास्ते में जगह जगह बंटवाया। जनता को लगा वाह ये तो दिल का कितना अच्छा है, लोगों को सोना चांदी दे रहा है। अलाउद्दीन खिलजी लोकप्रिय होता गया और अलाउद्दीन खिलजी थोड़े समय बाद ही दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंच करके यह व्यक्ति अब दिल्ली का सुल्तान बन गया है। इसकी चालाकी से परिचित हैं आप, इसकी चालाकी से परिचित हैं। यह क्या कर सकता है ये कल्पना तो कर सकते हैं आप। मैं बहुत डिटेल से इसके कार्यों के बारे में समझाऊंगा। अभी बस इतना समझिए कि अब अलाउद्दीन खिलजी नाम का जो व्यक्ति है ये सुल्तान है, ये सुल्तान है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बनाए हैं, शासक बनाए हैं। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने जैसा कि मैंने कहा कि 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक पर आक्रमण किया था और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हरा दिया जो यादव वंश के थे। अब जो शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी और इसका समय है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। लंबे समय तक यह व्यक्ति शासन करेगा। जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया, यहां पर क्योंकि यह व्यक्ति सिकंदर बनना चाहता था तो इसने अपनी उपाधि स्वयं ले ली, स्वयं अपनी उपाधि ले ली। यह व्यक्ति अलेक्जेंडर सेकंड कहा गया है, सिकंदर द्वितीय। इसने खुद को अपने आप को सिकंदर दूसरा सिकंदर कहा, सिकंदर द्वितीय अथवा सिकंदर ए सानी कहा, अथवा सिकंदर ए सानी कहा। सिकंदर के समान कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। खुद को किरण ए सानी कहता था अथवा सुल्तानों का सुल्तान कहता था, सुल्तानों का सुल्तान, जनता का चरवाहा। इस तरीके से बहुत सारा टाइटल अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इस बात को भी ध्यानपूर्वक समझिए। अलाउद्दीन खिलजी क्या कर सकता है। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हों तो एक बार यस लिख करके मुझे बता दें। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हों तो एक बार यस लिख करके मुझे बता दें। मैं जो बताने चल रहा हूं यही यदि आप ध्यानपूर्वक समझ गए, ध्यानपूर्वक समझ गए तो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। और अलाउद्दीन खिलजी को बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिए आप। मेंटली प्रेजेंट हो आप सब, सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं और बहुत फास्ट रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्लियर करा लेना। वैसे भी एग्जाम के हिसाब से जितनी नीड है आपकी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने की उतना आपको पढ़ाया जा रहा है, बस एक्स्ट्रा कुछ मत सोच के पढ़ते रहिए, बस यहाँ पर पढ़ते रहिए। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी अब दिल्ली का सुल्तान है और जैसा कि मैं कह चुका हूं यदि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान की हैसियत से
वो बहुत पैसा चाहता है, बहुत बड़ी सेना बनाना चाहता है, भाई उसका स्वप्न बड़ा है। अब आप लोगों ने सुना होगा सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपनों में जान होती है, परों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइन आप में से कई लोग पढ़ पढ़ करके अपने अंदर जुनून पैदा करते होंगे। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में इसे बहुत पढ़ा करते थे, अच्छा लगता था। तो इसके हौसलों में दम तो है, स्वप्न भी बड़ा है। दूसरा, सिकंदर बनना है। अब सोचो, सुल्तान की हैसियत से यदि ये चाहता है कि हमको बहुत पैसा मिले, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में बैठता था कि दक्षिण भारत में? उत्तर भारत में बैठता था कि दक्षिण भारत में? कमेंट करके बताएं। अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में बैठता था या दक्षिण भारत में? कहां बैठता था अलाउद्दीन खिलजी? कहां बैठता था? नॉर्थ इंडिया से? हाँ, उत्तर भारत। आप अच्छे से जानते हैं उत्तर भारत में पॉपुलेशन बहुत अच्छी रहती थी और उत्तर भारत में एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था। उसे उत्तर भारत से टैक्स बहुत मिल सकता है कि नहीं? अच्छा टैक्स पा सकता है वो। सोचो, यदि यह व्यक्ति उत्तर भारतीयों से ज्यादा टैक्स ले या उनसे टैक्स बढ़ा दे, उन पर टैक्स बढ़ा दे, अब इसकी आमदनी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? कमेंट करें। आमदनी बढ़ेगी या घटेगी? टैक्स बढ़ा दे तो आमदनी घटेगी या बढ़ेगी? बताएं। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, आमदनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात बताएं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कमेंट करें। हाँ, इंक्रीज होगी, बिल्कुल। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कासिम। बंगाल पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी? बहुत बढ़िया, ऐसा ही कमेंट आप किया करिए फास्ट, आपको समझने में, मुझे समझाने में और आनंद आएगा। बंगाल पर अटैक करने वाला पहला आक्रमणकारी? देखता हूं सारे लोगों को सब कुछ याद है कि नहीं, जो कुछ मैंने अब तक पढ़ाया है। बख्तियार खिलजी, वेरी गुड। और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी? दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब सोच करके देखो, बल्कि कमेंट करके बताओ, क्या अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है पूरा साउथ इंडिया लूट चुका है या अब तक सिर्फ देवगिरी लूटा है? मुझे बताएं, अब तक सिर्फ देवगिरी लूटा है या पूरा दक्षिण भारत? अब तक सिर्फ देवगिरी लूटा है या पूरा दक्षिण भारत? देवगिरी लूटा है, देवगिरी लूटा है। अभी तो मुझे एक लाइन फिर याद आ रही है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कुछ लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं ना, अभी तो इसने बस देवगिरी को लूटा है। यदि यह व्यक्ति और अटैक करके साउथ इंडिया पर सोना चांदी लूटे, खूब लूटे, इनकम बढ़ेगी या घटेगी? कमेंट करके बताएं। साउथ में और अटैक कर करके साउथ इंडिया को लूटे तो इनकम बढ़ेगी या घटेगी? बताएं, इनकम बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी। और आज के बाद आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया पर भी अटैक करेगा। अब यह व्यक्ति ना सिर्फ उत्तर भारत से टैक्स बढ़ाएगा, उत्तर भारत से बहुत अधिक टैक्स वसूलेगा, साउथ इंडिया को भी अटैक कर करके लूटेगा, एक बहुत बड़ी सेना बनाएगा। अब सिकंदर बनने का इसका स्वप्न पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा वो अलग बात है, मैं समझाऊंगा। अब यह व्यक्ति अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ाएगा। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को शक्तिशाली बनाना शुरू करेगा।
मैं आप लोगों से बार बार कह चुका हूं कि जिस समय का इतिहास मैं आपको पढ़ाता हूं उस समय की कंडीशन समझ जाओ, बाकी सब आप स्वयं समझ जाओगे। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हिस्ट्री पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आप अपने हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, कमीशन की डिमांड के हिसाब से पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट से अच्छे क्वेश्चन होते हैं और फैक्ट से भी, तो वहां कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ना है। मेडिवल हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट जो है वो कम है पर फैक्ट बहुत हैं, तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा और अलग है, वहां कॉन्सेप्ट कम से कम फैक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा कि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा आसानी के साथ। हाँ, कोई समस्या हो तो अभी बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल अनित कुमार जी, टैक्स बढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरीका होता है। अलाउद्दीन खिलजी तो इतना टैक्स लेगा कि आप लोग सुन करके आश्चर्य मानेंगे। मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां तक कोई मुझसे कुछ कमेंट करना चाहेगा? सत्या जी, मैंने अभी कहा था कि जब भीड़ बहुत ज्यादा हो तो लाइन लगाने दीजिए और सबको नंबर से आने दीजिए। गोरा बादल का भी नंबर आने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ाते हुए मैं गोरा बादल की चर्चा करूंगा। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताएं। बिल्कुल गोरा बादल जी के बारे में बताऊंगा। खुद सिकंदर तो यहां जीत नहीं पाया, अलाउद्दीन खिलजी क्या पूरा भारत जीतेगा? शिखा जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बस की बात नहीं है। अब पूरा भारत छोड़िए, यही पंजाब में एक छोटा सा स्टेट हुआ करता था, वो ये व्यक्ति कभी नहीं जीत पाया। और जहां पर जीतेगा वहां गद्दारी करके जीतेगा, ये बात सब अच्छे से जानते हैं। तो इसके बस की बात नहीं पूरा भारत जीत ले, किसी के बस की बात नहीं थी, वो किसी के बस की बात नहीं थी। अगर भारत के लोग ना चाहें तो भारत कोई जीत ही नहीं सकता था। ये तो भारत के लोग कई बार समझ नहीं पाते थे और गद्दारों का साथ दे देते थे, इसलिए समस्या हो जाती थी। अनु सिंह जी लिख रहे हैं 50% तक कर लिया है। बेटा ये तो मिनिमम है, 50 to 80% टैक्स लिया था उसने, 80% तक कर इसका कई बार पहुंच जाता था। मतलब 10,000 कमाते हो आप तो 8,000 इसको दे दो, और 2,000 में तो इंसान खा के जी भी नहीं पाता। भाई 10,000 जिसकी इनकम हो, 8,000 टैक्स दे, 2,000 बचा, वो खा जी भी नहीं पाएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हाँ 80% तक कई बार, और 50% एक मानक है कि मिनिमम 50%। एक बच्चा लिख रहा है कि अंग्रेज जीत गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। तो देखो ऐसा है, जैसा कि मैंने कहा, यदि भारत के लोग ना चाहें तो कोई भी भारत नहीं जीत सकता। और मैं आप लोगों से बता चुका हूं, खैर मैंने नहीं बताया, मॉडर्न हिस्ट्री आपको तिवारी सर ने पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता होगा कि अंग्रेजों की सेना में यदि 3 लाख लोग थे तो उसमें 2.5 लाख इंडियन थे, 2.5 लाख भारतीय, 1:5 का रेशियो था। तो अंग्रेज नहीं जीते, वो भारतीय हैं जिन्होंने अंग्रेजों को जिता दिया। और दूसरी बात, पूरा भारत कहाँ था अंग्रेजों के पास? बगल में कितने सारे राजपूत राज्य थे राजस्थान के जो स्वतंत्र थे, तो थोड़ा सा देखो क्या है कि सेंटेंस आप जब कोई भी पढ़ो तो उस पर सोचो क्या सही क्या गलत, और सही तो कितनी मात्रा में सही, गलत तो कितनी मात्रा में गलत। आप लोग अच्छे कंपटीटर हो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बातों को समझना होगा। तो 1857 के बाद चेंज हुआ था। हाँ बहुत कुछ हुआ था उस समय पर, बहुत कुछ हुआ था। अब यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। सिद्धार्थ जी मलिक काफूर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? जयचंद जैसे लोग ना हो तो भारत को कोई कभी नहीं जीत सकता। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं, अंग्रेज क्या भारत को जीतते? यदि मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में गद्दारी नहीं की होती तो अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी भारत में जीत हासिल करना। ये तो भारत के लोग थे जो ऐसा कर जाते थे। तो मोहम्मद जायसी की कविता बहुत अच्छी है पद्मावती रानी पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। सर टेस्ट से कैसे जुड़ेंगे, ये तो बात आप करें अपनी टीम के साथ तो पता चल जाएगा।
सैनिक का हुलिया, हाँ बिल्कुल अजीत पांडे जी धैर्य रखें, मैं अलाउद्दीन खिलजी जब पढ़ाऊंगा ये सारी बातें बहुत डिटेल से करूंगा। जिहाद के बारे में बताऊंगा, सब बताऊंगा सही टाइम आने पर, सही टाइम आने पर। जब मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक जहाँ जिहाद की चर्चा करनी जरूरी होगी तो मैं बता दूंगा। क्या देवगिरी के शासक मारे गए? नहीं। अभी मैं अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा देवगिरी के शासक जीवित थे, रामचंद्र देव। उनकी बेटी का नाम हुआ करता था झलयंती, जिससे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने शादी भी की थी। तो आगे चर्चा करूंगा। जाफर ने तो अपने नवाब का ही साथ नहीं दिया, खुद नवाब बनने के लालच में। बिल्कुल, आप लोग तो परिचित हैं, जानकार हैं आप। देवगिरी का शासक मारा गया क्या सर? नहीं, अभी नहीं मारा गया, बाद में मारा जाएगा। मारा क्या, बाद में मर जाएंगे। वो अलाउद्दीन खिलजी ने जान से नहीं मारा था, उन्हें सिर्फ लूटा था। बेटा मेहनत करके सिलेक्शन लो, अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। इतनी मेहनत करो कि सिलेक्शन के लिए सोचना ही ना पड़े, वो अपने आप हो जाए। जो सिलेक्शन लेते हैं, जो कापियां चेक करते हैं आपकी, वो भी तो प्रतिभा ही ढूंढते हैं। खुद को इतना प्रतिभावान बनाओ कि आपका चयन करके उनको भी खुशी हो। तो यहाँ पर कबीर जी, मैं आप लोग को जब मुगल पढ़ाऊंगा तब इस पर बात करूंगा कि भारत में शादियां क्यों करते थे, मैं आपको बताऊंगा। कंटिन्यू करो बेटा, वैसे समय हो गया, अब तो इतना समय बचा नहीं कि मैं आगे बढ़ पाऊं। और अभी क्योंकि मैं अलाउद्दीन खिलजी शुरू करूंगा तो 1 से 1.5 घंटे उसे समझाने में लग जाएंगे। उसके बारे में बहुत डिटेल से प्रश्न आता है आपसे, तो अभी आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें आप। यहां तक कोई परेशानी, या इससे पहले जो कुछ मैंने समझाया वहां से कोई डाउट? बेटा हो जाएगा। कई बार आप चाहे एसएससी की तैयारी करें या यूपीएससी की, कई बार क्या होता है, बार बार अपना अवलोकन करिए। आप सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, कमीशन की डिमांड को समझ नहीं पा रहे होंगे, या गाइडेंस अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा खुद में सुधार लाइए। सिलेक्शन तो आप जैसे लोगों का इंतजार करता है, बस अपने आप को काबिल बनाते जाओ, गलतियां मत करो आप। अगर आप सही दिशा में बढ़ रहे हो तो सिलेक्ट हो जाओगे। पता चला कि आपको आना है उत्तर प्रदेश से दिल्ली वाले रूट पर और आप निकल गए हैं पश्चिम बंगाल वाले रूट पर, तो फिर समस्या हो जाएगी। थोड़ा सा देखो आप सही दिशा में हो या नहीं। तो यहाँ पर मैंने कितना क्लास लिया है, मुझे लगता है 5वां लेक्चर होगा मेरा ये। मंगोल किधर से आए थे? वही अफगानिस्तान के रास्ते ही सारे घुसते थे। क्या होता था, जो उत्तर भारत की सुरक्षा है वो उत्तर पश्चिम की सुरक्षा पर निर्भर रहती थी। अफगानिस्तान का रास्ता यदि आपने रोक के रखा है तो आक्रमणकारी कोई भी नहीं घुस सकता, वरना सारे उधर से ही आते थे। ये अफगानिस्तान से होते हुए फिर जो है भारत में घुस जाते थे। भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान को टच करता था। तो ऐसी ही कहानी थी। अलाउद्दीन का पुत्र कौन था एंड उसकी मदर कौन थी? बेटा अलाउद्दीन खिलजी पर आने दीजिए, सब बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी के कई पुत्र थे, सबका नाम बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी जब पढ़ाऊंगा तब। कला साहित्य को रिलेट करके पढ़ाऊं, जहां जरूरत होगी बिल्कुल पढ़ाऊंगा। हिमालय पार करके क्या कहेंगे, वो अफगानिस्तान में कुछ पहाड़ियां थीं, उन्हीं के बीच से दर्रे थे, उसी रास्ते से आते थे। हिमालय पार करके आना कठिन कार्य था, उधर से कोई नहीं आ सकता। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, सर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु सुब्रक नाम के घोड़े से गिर करके हुई थी। कहानी तो ऐसा है कि वो जो घोड़ा था वो पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा था, कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है। बट ऐसे पॉइंट्स के पीछे आप मत पढ़िए, जहां पर बहुत कंफ्यूजन हो, अलग अलग राइटर अलग अलग लिखते हो, उस पॉइंट पे आप पढ़िएगा भी मत। जहां बहुत कंफ्यूजन हो वहां से प्रश्न नहीं बनता। सिर्फ काम की चीजें पढ़ते रहिए, सिलेक्ट हो जाएंगे। मंगोल भारत पर बिल्कुल आक्रमण किए थे आशुतोष जी, अभी तो मैंने बताया जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही घुसे भारत में। और अब जिस शासक के बारे में पढ़ाऊंगा सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण उसके समय पर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के। तो मैं चर्चा करूंगा, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया। कई संस्थान में पढ़ा चुके हैं बेटा हम लोग, आज भी कई जगह पर पढ़ाते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक।
अलाउद्दीन और जलालुद्दीन की काड़ा वाली मीटिंग के बारे में बताएं। अच्छा आयुष जी, जो मीटिंग हुई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसे पॉइंट पीटी में नहीं आते बेटा। जो काम की चीजें हैं वही पढ़ते पढ़ते आप लोग को इतना पढ़ जाना होगा कि दिमाग में रखना कठिन हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, कई जगह पर पढ़ाता हूँ मैं। दिल्ली में कई यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ाता हूँ और यहाँ पर आप लोग के सामने हूँ। हाँ बिल्कुल, ये सब है। चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।